तो आ जाइए, आज हम देखते हैं भारत का भूगोल, और इसमें हमारे जो चीज होने वाली है उसमें सबसे पहले हम इसका नाम, हमारे भारत बड़ा ही सुंदर देश है जहां विविधताएं हैं, जहां इतनी विविधताओं के साथ लोग कितने शांति से रहते हैं, उस भारत देश के बारे में, उसके नाम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो नाम इसमें क्या क्या है, हमारे भारत का नाम क्या रहा है, अवस्थिति कहां है, ये कहां स्थित है ना, पूरा इतना बड़ा महाद्वीपों में कहां, कौन से महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी कितनी भागीदारी है क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप किसी भी एरिया को जानने के लिए उसका अक्षांशीय और देशांतर विस्तार को जानना बड़ा जरूरी होता है। कई सारी ऐसी मूवीज भी है, आपने देखा होगा कि आप वहां पे उसका अक्षांशीय और देशांतर विस्तार डालने पर वो स्पेसिफिक जगह पे पहुंचा दिया जाता है। आप सब लोग मैप और नेविगेशन का यूज करते होंगे, ठीक है, उसमें आता है कि किस तरीके से उसका अक्षांश विस्तार क्या है, एक क्षेत्र वाइज आता है, एक एरिया वाइज वहां पे दर्शाया जाता है कि उसका अक्षांशीय और देशांतर विस्तार कितना है। ठीक है, अब भारत की सीमाओं के बारे में जानेंगे। भारत की सीमा यानी कि हमारी जो बॉर्डर है वो कितने राज्य की कितने देशों से लगती है, कितने राज्य कितने देशों से हमारे कनेक्टेड है, कितने हमारे लैंड से कनेक्टेड है, कितने वाटर बॉडी से कनेक्टेड है, इन सब के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। दूसरा हमारा नेक्स्ट जो चीज है, भारत के पड़ोसी देश और उनसे संबंधित विवाद, ये सारी चीजें हम आने वाले इस वीडियो में, इस अध्याय में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो आइए हम हमारे भारत देश के बारे में, इसके नाम के बारे में जानेंगे कि क्या चीज है, इसका नाम किन किन चीजों से रखा गया है और क्यों रखा गया है, आखिर इसका नाम भारत क्यों रखा गया है, आखिर इंडिया क्यों रखा गया है। तो हमारे प्यारे भारत का नाम, एक नाम है औपचारिक नाम होता है, सब जानते हैं कि औपचारिक नाम जो हमारा ऑफिशियल नेम होता है, जो कि डॉक्यूमेंट नेम भी हम जिसको बोलते हैं, कि जिससे हमारी पूरी दुनिया जानती है, ठीक है, जिस नाम से हमें जाना जाएगा। एक होता है हमारा अनौपचारिक नाम, अनऑफिशियल नेम भी आप बोल सकते हैं दोस्तों। तो अनऑफिशियल नेम जिसमें हमारे दोस्त लोग जानते हैं, यानी कि हमारे जो फैमिलियर लोग हैं, यानी कि हमारे जो पूरे के पूरे जो हमें जानने वाले लोग हैं, उस नाम से हमें बुलाते हैं। तो हमारा औपचारिक नाम क्या है, ऑफिशियल नाम क्या है, तो ऑफिशियल नाम हमारा भारत है। और ये भारत नाम ही क्यों पड़ा, इसके बारे में हम जानेंगे। इंडिया नाम क्यों रखा गया, कोई और नाम क्यों नहीं रखा गया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि भारत का नाम भारत आखिर क्यों पड़ा। तो इसके बारे में जानने से पहले दोस्तों हम बताते हैं कि इसमें अनेकों किंवदंतियां हैं, अनेक लोगों ने अनेकों नाम से इसके पीछे कहानियां रची है और गढ़ी है कि क्यों इसको भारत नाम से जाना जाता है। तो एक कहानी में कहा गया है कि राजा दुष्यंत के जो पुत्र थे उनके नाम पे भारत का नाम रखा गया है, कि क्योंकि वो एक इस तरह के व्यक्तित्व थे, तो उनके नाम पे भारत रखा गया है। कुछ लोगों का मानना है कि एक भारत में एक भारत नाम के एक कबीला था, उसके नाम पे इस भारत का नाम रखा गया है। तो और कोई लोग ये भी मानते हैं कि हमारे रामायण में जो एक बहुत भगवान राम के छोटे भाई जिनको भरत नाम से जाना जाता है, उनके नाम पे भारत रखा गया है। तो हम कौन सा नाम, किन की बातों को सच्चाई में मानेंगे, हम सब इसके बारे में आज यहाँ चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इंडिया क्यों कहा गया है, इंडिया यूनानियों के द्वारा दिया गया है, आखिर इंडिया ही क्यों बोला गया है, ये सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आइए हम पहले जानते हैं कि भारत नाम इसका क्यों दिया गया। ठीक है दोस्तों, आ जाइए आप मेरे साथ, इस संदर्भ में हम पढ़ते हैं कि भारत नाम क्यों दिया गया। तो भारत का जिस तरीके से एक बच्चा होता है, एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके नामकरण की अलग अलग प्रोसेस होती है, जो लोग वहां, इसी तरीके से हमारे भारत के नामकरण की भी प्रोसेस रही है कि किस तरीके से इसका नाम रखा गया। तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अब उपमहाद्वीप किसको बोलते हैं दोस्तों, जिस तरीके से हम बात करें दोस्तों, तो हम बोलते हैं कि ये जो हमारा इससे लगा हुआ जितना भी एरिया है, ये भारत का उपमहाद्वीप, यानी कि हम इसको बोलें तो ये भारत का उपमहाद्वीप एरिया आता है दोस्तों। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं वो हम इस
आज इस वीडियो में देखेंगे कि भारत के उपमहाद्वीप में कौन से देश आते हैं। तो हमारा भारत उपमहाद्वीप है, दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसको भारतीय उपमहाद्वीप में इतने सारे देश आते हो दोस्तों। दूसरी चीज है कि जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भारत हेतु जम्बू द्वीपी का प्रयोग किया गया है। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि रामायण में एक अच्छा सा एक भजन है जिसमें भगवान राम को लव और कुश, उनके दो पुत्र, जंगल से आके अपने बारे में बताते हैं। जब हम किसी को अपने बारे में बताते हैं तो अपना नाम बताते हैं, और नाम एक बहुत बड़ा शब्द है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है दोस्तों। तो हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में जम्बू द्वीप का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, भारत के लिए प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडोस से हुई है। अब ये इंडोस से क्यों हुई है, ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि आखिर हमें इंडिया यानी इंडोस क्यों कहा गया। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों कि किस तरीके से हम लोगों को इंडिया और हिंदुस्तान बोला गया। यूनानियों ने सिंधु को इंडस, जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे भारत में एक रिवर है सिंधु रिवर, स्वप्न सुना होगा कि जो सिंधु रिवर है, मैं यहां पे आपको बता देता हूं दोस्तों कि वो ऐसे करके यहां से हमारे तिब्बत के मानसरोवर से लेके यहां से लेके भारत से क्रॉस होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो जितने भी बाहरी लोग आए हैं हमारे भारत में, बाहरी लोग, आक्रांता लोग, जिनने भारत पर एक अपने लूटने के मकसद से यहां पे अटैक किया, उन सब लोगों ने इसको अलग अलग नामों से जाना, अलग अलग नामों से पुकारा। जिसने जिसकी जैसी श्रद्धा रही उसने इस नाम से इसको पुकार दिया। दोस्तों, नाम का एक अपना महत्व होता है। जिस तरीके से भारत में एक यूनानी लोग आए तो उन्होंने जो ये सिंधु जो रिवर होती है, इसको हिंदी में हम सिंधु बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, और इसी को हम इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सिंधु रिवर को जो जितने भी हमारे मिडिल ईस्ट से जितने भी लोग आए थे, पर्शियन लोग जो आए थे, उन लोगों ने, ईरानी जो लोग आए थे, उन लोगों ने स का उच्चारण हा में किया दोस्तों। होता है ना कि हमारे, अगर हम अपने भारत की ही बात करें तो भारत में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा है, अलग अलग अपनी बोली है। जिस तरीके से एक कहानी चलती है कि पग पग पे वाणी बदले, पग पग पे पानी बदल जाता है, उसी तरीके से एक अलग महाद्वीप से आने वाले लोगों की भाषा अलग अलग हो सकती है, उनका उच्चारण अलग अलग हो सकता है। उसी तरीके से ईरान से आने वाले जितने भी लोग थे, उन्होंने सा का उच्चारण हा में किया। अब ये कैसे किया सर, ये तो बड़ा अलग सा सवाल है ना कि उन्होंने सा का हा में कर दिया, हमारा तो नाम ही चेंज कर दिया। मतलब जिस तरीके से आपने अगर राजस्थान का सुना होगा, राजस्थान की वहां के लोगों की एक अलग विशेषता है। जिस तरीके से राजस्थान के लोग ना का उच्चारण ना में करते हैं, आपने सुना होगा पानी अगर बोलते तो पानी बोलते हैं, राजा को राणा बोलते हैं। इसी तरीके इन लोगों ने सा का उच्चारण हा में किया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। वहां की अगर हम देखें तो भूगोल के बारे में वहां के लोगों की स्पेसिफिक एक तरह से वो चीज होती है कि वो किस शब्द का किस तरीके से उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आई का उच्चारण जो यूरोपियन लोग थे, यूनानी लोग थे, उन लोगों ने सा का उच्चारण आई में किया, तो उसको इंडस बोल दिया, ठीक है दोस्तों। सिंधु से ही पढ़ रहे हैं हम, तो वो लोग यहां से आ रहे थे भारत, ठीक है, यूरोपियन लोग, यूनानी लोग और ईरानी लोग। तो ईरानी और यूनानी लोग जब भारत में आए तो उन्होंने सोचा कि जो सिंधु पार रहने वाले लोग हैं वो हिंदू हैं, क्योंकि वो सिंधु को पार करके आ रहे थे दोस्तों। सिंधु को पार करने वाले यानी कि हिंदू को पार करने वाले जितने भी सिंधु, हम तो सिंधु नदी मानते हैं, लेकिन सिंधु पार जितने भी लोग बसे हैं वो हिंदू हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से हमारा जो वर्ड गढ़ा गया वो हम हिंदू हो गए। हम हिंदू एक ऐसा धर्म है, अगर मैं जहां तक समझता हूं कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं वो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से वो सब हिंदू है, क्योंकि वो हमारा एक नाम है, ठीक है दोस्तों। और इसी जगह को बोला गया हिंदुस्तान, जहां पे हिंदू रहते हैं उसको हिंदुस्तान बोला गया। और उसी तरीके से जो यूनानी लोग थे दोस्तों, उन लोगों ने सिंधु का जो प्रोनाउंसिएशन किया, उच्चारण किया, वो उसमें किया, इंडस में किया। तो उन्होंने क्या बोला कि जो इंडस रिवर के पास
पार रहने वाले लोग हैं वो कौन है, वो इंडियन है। इसीलिए हम इंडियन बुलाया जाता है और इस जगह को प्यारा देश हमारा इंडिया बुलाया जाता है। दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी, मैं इतनी उम्मीद करता हूं। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं कि किस तरीके से और हमारे ये जो हमने नाम हमारे संविधान में रखे हैं, किस तरीके से हमने नाम रखे हैं, वो सारी चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों तो आगे जो हमारी चीज है, जिस तरीके से हमने यहां पे लिखा है कि यूनानियों ने सिंधु का इंडस तथा इसी देश को इंडिया कहा जाता है, और जेम्स अलेक्जेंडर ने अपने विवरण में हिंदू कहा है और हिंदू का हा हटाकर देश को इंदु नाम से संबोधित किया। ये जेम्स अलेक्जेंडर ने क्या किया कि दोस्तों जो यूनानी लोग जो थे वो यूरोपियन कंट्री से आए थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने जो आई का उच्चारण है, सॉरी सा का उच्चारण, यानी कि हम अगर स्पेलिंग लिखे सिंधु की तो सा से स्टार्ट होती है। दोस्तों कहां से स्टार्ट होती है दोस्तों? सा से। तो कुछ लोगों ने ये सा का उच्चारण मैंने पहले बता चुका हूं, एक बार और बता रहा हूं दोस्तों। तो सा का उच्चारण उन्होंने हा में किया, यानी कि एच में किया, तो हम बन गए हिंदू, यानी कि सिंधु से क्या बन गए? सिंधु से हम बन गए हिंदू। ठीक है दोस्तों, और हिंदू जहां रहते हैं उसको बोल दिया गया हिंदुस्तान। क्या बोल दिया गया दोस्तों? जहां हिंदू रहते हैं उसको हिंदुस्तान बोल दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी सा का उच्चारण ये जो यूरोपियन लोग थे उन्होंने काय में किया दोस्तों? उन्होंने किया इंडस में, और इस इंडस को बोल दिया गया इंडियन, यानी कि हमारा प्यारा देश इंडिया। ठीक है दोस्तों, अर्थात क्या बोला गया? उसने क्या किया? हा को हटाकर आई में कन्वर्ट कर दिया कि जो इंडस रिवर के पार रहने वाले हैं वो इंडियन लोग हैं। अब हम एक चीज और समझते हैं यहां पे कि हमारे जो देश का नाम है भारत और इंडिया ही क्यों रखा गया संविधान के अकॉर्डिंग, है ना। कोई भी, मैंने पहले भी इस बारे में बात की है कि अगर हमारा कोई नाम है, औपचारिक नाम है, तो हम इतने सारे नाम का तो औपचारिक नहीं बना सकते ना कि आपका एक ही नाम औपचारिक रहेगा। चाहे आपका जो भी नाम हो, स्कूल में जो नाम हो, जैसे मेरा नाम विजय है तो विजय मेरा एक ऑफिशियल नेम है। इसके अलावा मेरे बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन स्कूल में ऐसे रेस लगा के तो नहीं लिख सकते ना कि मेरा नाम जैसे कि भारत के साथ मैंने और क्या लिख दिया? आर्यव्रत लिख दिया, आर्यव्रत के साथ और क्या लिख दिया? हिंदुस्तान लिख दिया, हिंदुस्तान के बाद इंडिया लिख दिया। इतने सारे नाम तो मैं नहीं लिख सकता ना। तो ये सारी चीजों को दूर करने के लिए आज इस टॉपिक में हम ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, भारत का परिचय पढ़ रहे हैं। इसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि इसका नाम कहां पे है दोस्तों, इसका राजनीति विज्ञान में भी कितना चीज है कि इसमें हम संविधान में भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सर आप सोचेंगे सर तो ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते पॉलिटिकल साइंस पे निकल गए, संविधान की बात करने लगे, लेकिन बच्चों ये जानना जरूरी है। आज भी आप देखते हैं तो भारत के नाम की बड़ी चर्चा होती है कि भारत का नाम भारत है या इंडिया है। ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि भारत का नाम ऑफिशियल नाम क्या है और ये क्यों रखा गया है। ठीक है बच्चों, आज हम देखो, ये हमने देखा कि भारत का नाम कहां कहां पे है। तो अनुच्छेद 1 में, है ना, अनुच्छेद 1 जैसे कि भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद है? 365, मूलतः 365 अनुच्छेद है। उसके भाग 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, उसमें अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत अर्थात इंडिया, यानी कि दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, नाम है भारत या इंडिया। क्या नाम है? भारत या इंडिया। अब देखो यहां पे राजधानी लिखने के लिए बोल दिया कि भारत की राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली है दोस्तों। अब ये नई दिल्ली है ना सर, दिल्ली नहीं है, दिल्ली बहुत बड़ा एरिया है, तो उसमें से भी स्पेसिफिक क्या है? नई दिल्ली है हमारा। क्या है हमारी ऑफिशियल राजधानी? नई दिल्ली। अब मैं इसको कैसे समझाऊं? आप अगर गुजरात की राजधानी गांधीनगर को जानते हैं, है ना, जानते हैं ना सब लोग, क्या राजधानी है? पहले अहमदाबाद बोला जाता था, लेकिन अब अहमदाबाद इतना बड़ा हो गया कि वहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह इतनी ज्यादा बन गई, तो उसका एक गांधीनगर को स्पेसिफिक वहां पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कैपिटल से जितने भी रिलेटेड कामों को एक एरिया डिसाइड कर दिया कि वो गांधीनगर में होंगे। तो उसी तरीके से हमारी राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। दिल्ली और नई दिल्ली में थोड़ा डिफरेंस होता है, कभी हम इसके बारे में कुछ एक वीडियो बनाएंगे और पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो भारत देश है वो भौगोलिक स्थिति कौन सी है। तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है दोस्तों। ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध क्या होता है कि हमारा जो देश है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कहां पे स्थित है?
जैसे कि हमने यहां पे बताया है दोस्तों कि यहां पे उत्तर पूर्वी गोलार्ध, जैसे कि हम देख सकते हैं, यहां पे क्या देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहां आता है। जैसे कि हम समझें कि एक पूरा वर्ल्ड है, ये इस तरीके से हम पूरा इसको भारत मान लेते हैं। जैसे कि हमने इसको भारत का मैप है, और हमारा जो, अगर मैं एक वर्ल्ड आपको मैप बताऊं ऐसे डायरेक्शन के हिसाब से, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन का ज्ञान होना, दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस वाली दिशा का, मैं कोई और दिशा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये वाली दिशा की बात कर रहा हूं कि इन दिशा का ज्ञान होना आपके लिए ज्योग्राफी में बहुत मायने रखता है। कैसे कि ये हमारा उत्तर वाला इलाका हो गया, ये हमारा दक्षिण वाला हो गया, ये हमारा पश्चिम वाला हो गया दोस्तों, ये पूरब वाला हो गया। ठीक है दोस्तों, ये पूरब। अब यह क्या है, ये हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो हम है कहां पे, एशिया महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप में है, महाद्वीप का नाम क्या है दोस्तों, हमारे महाद्वीप हमारा है एशिया, एशिया महाद्वीप है दोस्तों। एशिया महाद्वीप में कहां पे है दोस्तों, हम एशिया महाद्वीप में हम हैं उत्तरी गोलार्ध में। कहां पे है, उत्तरी गोलार्ध में सर। कहां पे है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में भी पूछा जाए तो हम कहां है दोस्तों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि हमारा देश, प्यारा भारत देश, वो यहां पे है। तो ये जो डायरेक्शन आती है दोस्तों, ये क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो आ गया ना उत्तर पूर्वी गोलार्ध, कैसे आ गया। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भी सर हम कहां पे, कोई पूछ सकता है ना सर महाद्वीप में कहां है, एशिया महाद्वीप में। ठीक बात सर। एशिया में कहां पे है सर, उत्तरी गोलार्ध में है सर। और उत्तरी गोलार्ध में भी कहां पे है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है सर। और दूसरी चीज, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भी हम भारतीय उपमहाद्वीप में है दोस्तों। कहां पे है, भारतीय उपमहाद्वीप। ये हम चीज देखेंगे दोस्तों। मैं सिर्फ आपकी समझ विकसित करने के लिए छोटा सा पॉइंट यहां पे बता दे रहा हूं कि हम महाद्वीप कौन सा है, हमारा एशिया। ये तो सबको पता है ना, कुछ लोगों को हो सकता है ना पता हो, लेकिन अगर हम कोई तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी को इतना गहराई के साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब यहां पे एशिया में भी कहां पे है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भी हम कहां पे है दोस्तों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें, अभी हमने जो देखा है, इसके नाम के बारे में देखा है, हमारे देश के, भारत के नाम के बारे में हमने जाना है। अब हमने इसके औपचारिक नामों के बारे में जाना है दोस्तों। अभी हमें इसके अनौपचारिक नामों के बारे में भी जानना है। अनौपचारिक नाम क्या है हमारे, आर्यव्रत, भारतवर्ष, जम्बू द्वीपे, हिंदुस्तान, नाभिवर्ष और त्योंजान। अब ये अलग अलग लोगों ने अपने अकॉर्डिंग नाम दिए हैं। जैसे कि मैं अगर इसको थोड़े से ऐसे ही स्टोरी में समझाऊं आपको, तो समझो कि जो भी हम जिस भी गली मोहल्ले के बच्चों का नाम दे दिया जाता है ना, ऐसे हमारे, हम गली मोहल्ले की बात इसलिए कर रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए सरल भाषा में, कि आर्यव्रत हमें क्यों दिया गया, क्योंकि हम आर्यों की वंशज है, आर्यव्रत नाम दे दिया गया। भारतवर्ष क्यों दिया, हमने भारतवर्ष, एक अखंड भारत। जम्बू द्वीप है, इसका हम बात कर चुके हैं कि एशिया ने इसका नाम दिया है कि जैन और हिंदू ग्रंथों में इसका नाम जम्बू द्वीप है। हिंदुस्तान ईरानियों ने दिया, तो किस तरीके से उनने सा का उच्चारण हा में किया है, तो वो हमने यहाँ पे हिंदुस्तान बन गया दोस्तों। नाभिवर्ष बोला गया है, और त्यांझू जो है चाइनीज लोगों ने हमें उन्हीं के जैसे नाम में प्रोनाउंस कर दिया है दोस्तों। अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषा के आधार पे अपना नाम दे दिया। जैसे कि कोई भी अगर बोलेगा तो अपना ही देश, अपने ही राज्य में हम अलग अलग जैसे कि बोलियां बोली जाती है, उसी तरीके से सॉरी दोस्तों, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से हमारे भारत को पुकारा है। ठीक है दोस्तों। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं इसमें। अब हमारा जो आगे का टॉपिक होने वाला है, हमने भारत के नामकरण के बारे में पढ़ लिया कि इसका जो ऑफिशियल नेम है वो क्या रहा है, अनऑफिशियल नेम जो है वो क्या रहे हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, आखिर इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी जनसंख्या कितनी है, ये हम इस चीज में देखने वाले हैं। तो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है, अगर हम इस टोटल क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण 100% में आंका जाता है। कोई भी चीज आपको पता हो तो वो 100% होती है। ठीक बात। 100% में हमारी जो हिस्सेदारी है दोस्तों वो 2.4% है। समझ रहे हैं दोस्तों, 2.4% है। ये 100% में हमारी जो भागीदारी है वो हमारी भागीदारी सिर्फ 2.4% है।
आई बात समझ में? अब इसमें जो 2.4% में 17% जनसंख्या रहती है दोस्तों, अभी तो और बढ़ती ही जा रही है। जिस तरीके से हम यहां पे खड़े हुए होके दुनिया को खींच रहे हैं कि ये इस तरीके से मैंने मैप यहां पे डाला है कि हम दुनिया को खींच रहे हैं कि भारत अब सबसे ऊपर पहुंचने वाला है, ऐसे ऐसे पहुंचने वाला है, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ में पहुंचे या ना पहुंचे, पर जनसंख्या के हिसाब से बड़ी तेजी से ऐसे पहुंचने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं, यानी कि हम अगर ये 10 बाय 10 का कमरा है और तो इसमें 17 लोग रह रहे हैं, समझ रहे हो, तो 17% जनसंख्या इसमें निवास करती है। और वहीं और हम दूसरी चीज देखें तो हमारी जो जनसंख्या है ये टोटल 100% में आंकी जाती है, यानी कि 17% लोग भारत में रहते हैं 100% का। समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये। यानी कि हम अगर एक देखा जाए तो हमारे एमपी में इतने लोग रह रहे हैं, अगर एमपी के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो एमपी में जितने लोग रहते हैं उतनी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की जनसंख्या है दोस्तों। और वैसे ही अगर हम बात करें, हम बोलते हैं ना कभी कभी कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं होता दोस्तों, अमेरिका में कितना अच्छा सब चलता रहता है। तो बात अगर अमेरिका की करो तो अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में बोलते हैं ना कितनी चीजें इधर लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं होता, कुछ प्रशासन कुछ समझ नहीं आता इनको कि क्या चल रहा है हमारे राज्य में, क्या नहीं चल रहा है। तो पूरे अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है ना उतनी हमारे एक राज्य उत्तर प्रदेश की है दोस्तों। तो ये बड़ी बात होती है कि जनसंख्या कितनी ज्यादा मात्रा में हमारे देश में और हमारे पास जो एरिया है वो कितना कम है। ठीक बात दोस्तों। अब अगर हम जनसंख्या में देखें तो जनसंख्या में हमारे पास जो है नेक्स्ट जो हमारे राज्य देश हैं, कंट्री हैं, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे ऊपर अभी चाइना है, लेकिन आने वाले कुछ दिन में हो सकता है कि हम चाइना को पीछे छोड़ दें, और छोड़ भी चुके हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत चाइना को पीछे छोड़ चुका है। वो तो सिर्फ लिखने वाली बात है इधर की। अभी क्या है कि ऑथेंटिक डेटा के हिसाब से अगर लिखा जाए तो चाइना ही पहले आता है, तो मैंने यहाँ पे चाइना को ही डाला है आप। लेकिन अगर अब भारत इसमें ऊपर जा रहा है, भारत के बाद जो है हमारा जो है अमेरिका है, अमेरिका बाद इंडोनेशिया, ब्राजील और पाकिस्तान, इसके बाद बांग्लादेश भी आता है दोस्तों। तो ये हमने 6 कंट्रीज डाली है कि सबसे सेकंड हमारा जो स्थान है वो जनसंख्या में सेकंड है, लेकिन अभी हम देखें तो इसका पहला स्थान आ चुका है, कुछ रिपोर्ट का मानना है। अब इसके बाद हम आते हैं एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये एरिया हमारा कितना है, जैसे कि हम बात करें अगर एरिया वाइज सबसे जो बड़ा देश है वो रसिया है। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों कि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, लेकिन भारत के भूगोल के साथ साथ हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ल्ड के बारे में। तो ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हमें पता रहना चाहिए कि हम भारत की स्थिति कैसी है, क्षेत्रफल में हम कहाँ हैं, इसलिए आपको एक इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं। तो यहां पे क्या है कि रसिया है, रसिया के बाद कनाडा, ये फर्स्ट पोजीशन पे है दोस्तों। रसिया पहले स्थान पे है, रसिया क्या है फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पे हम कनाडा है, ठीक है दोस्तों, कनाडा सेकंड पे है। थर्ड पे अमेरिका है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चाइना है जो कि फोर्थ पे है। फिफ्थ पे ब्राजील है, और ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा 6th पे है, और नेक्स्ट जो हमारा प्यारा भारत इंडिया जो है 7th नंबर पे है। तो दोस्तों ये चीज कभी चेंज नहीं होती, और ये एरिया जो है किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। तो और हमारे भारत का जो टोटल एरिया है वही हमें याद रखना है, वही एग्जाम में पूछा जाएगा। अमेरिका, चाइना, इनका सबका नहीं पूछा जाएगा, बस इसका नंबर पूछा जाएगा कि कौन सा नंबर का है। अगर इसमें आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना ऐसे ट्रिकी वाइज की, इसका आप क्रोनोलॉजी के हिसाब से क्रमानुसार पूछा जाए तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, इसलिए यहां पे ये डाल दिया गया है। तो अगर हम भारत की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बताइए बच्चों कि हमारे जो भारत का टोटल एरिया कितना है। टोटल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। जिस तरीके से हम इसको बता रहे हैं आपको पता रहना चाहिए, और कई बार क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने आज क्षेत्रफल, अभी भारत के क्षेत्रफल और इसके जनसंख्या के बारे में देखा है। अब हम देखते हैं स्थिति के बारे में, हमारा स्थिति और विस्तार कितना है। जब हम इस चीज के बारे में देखेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्थिति का जानना बहुत जरूरी है। हमारा विस्तार कहां कहां तक है, कहां कहां तक हमारा भारत फैला है। जब हमारे पार्टीशन हुए, पार्टीशन के
बाद हमारे पास बहुत सारी ऐसी चुनौतियां थी कि किस तरीके से भारत का निर्माण किया जाए, एक ज्योग्राफिकली कंडीशन के हिसाब से हम भारत को कैसे बनाएं। आपने एक चीज देखी होगी, मोहम्मद अली जिन्ना ने, ज्योग्राफी में मैं थोड़ा हिस्ट्री का बता देता हूं कि क्योंकि हम ज्योग्राफी का मैप, भारत का मैप के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए बताना जरूरी है कि एक बार क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना बैठे हुए थे और उसने क्या बोला कि वहां के जोधपुर के राजा, अजमेर के राजा, जौनपुर के राजा, इन सबको इकट्ठा करके बुलाया कि आप इसमें लिख लीजिए अपनी जो भी चीज चाहते हैं पाकिस्तान से, आपको साइन, खुला एक कोरा कागज साइन करके दे दिया उस बंदे ने कि आपको जो लिखना है वो लिख लीजिए, आपकी जितनी भी उम्मीद है हमसे, हम आपको खुला छोड़ते हैं। तो जोधपुर के राजा ने लिखा कि आप जब भी जोधपुर पाकिस्तान का भाग बनता है तो कराची आप हमारे अधिकार क्षेत्र में आएगा। और एक वहां पे राजा बैठे हुए थे, राजकुमार बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जिन्ना से, क्या जिन्ना साहब, क्या जब पाकिस्तान में हिंदू और मुसलमान के जब झगड़े होंगे तो क्या आप न्यूट्रल रह पाएंगे? तो ये चीज वहां जितने भी हिंदू राजा बैठे हुए थे उनके दिमाग में खटक गई, और वो वहां का टर्निंग पॉइंट था कि जिस हिसाब से हम आज भारत का मैप ये देख पा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि अगर वहां का टर्निंग पॉइंट ये चीज नहीं होती, ये बात निकल के नहीं आ रही होती, तो हम भारत के आज और भी सारे टुकड़े देख सकते थे। आज भारत का जो मैप हम देख रहे हैं वो शायद आज भारत का मैप नहीं होता। तो इसलिए हमारे भारत के ज्योग्राफी के बारे में, स्थिति के बारे में पढ़ना जरूरी है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है और हमारा जो देशांतरी विस्तार है वो जानते हैं। अब सर, ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार क्या होता है? तो जिस तरीके से हमारी ये जो लाइनें हैं ना वर्ल्ड मैप में, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, आपने देखा होगा कि ये जो रेखाएं होती है, ये जो रेखाएं होती है वो अक्षांशीय रेखा होती है। और जो अक्षांशीय रेखाएं होती है ना दोस्तों, ये मौसम के बारे में डिसाइड करती है कि मौसम कैसा होगा। मौसम क्या होता है दोस्तों? बदलता रहता है ना, जलवायु, मौसम की बारिश कब होगी, कितनी होगी, शीत ऋतु कब आएगी, ये सारी चीजें जो रेखाएं खींची जा रही है ना वर्ल्ड मैप पे, ये सारी की सारी क्या है? अक्षांशीय रेखा है दोस्तों। क्या रेखा है? कौन सी रेखा है दोस्तों? ये सारी की सारी अक्षांशीय रेखा है। और अक्षांशीय रेखाओं से क्या होता है? मौसम और जलवायु से संबंधित जो भी हमें जानकारी मिलती है दोस्तों, वो अक्षांशीय रेखाओं से मिलती है। अब देशांतर रेखा क्या होती है सर? ये देशांतर रेखाओं से हमें समय के बारे में पता चलता है दोस्तों। अब ये समय क्या है? जैसे कि हमने यहां पे ये लाइन खींची हुई है दोस्तों, ये वाली ये लाइन खींची हुई है दोस्तों, एक ये लाइन गई है दोस्तों, जिसको हम स्टेट मेरिडियन यानी कि मानक समय बोलते हैं, यहीं से हमारा समय मापा जाता है। ये सारी की सारी जितनी भी लाइन देखते हैं, ये सब ऐसे ही दृश्यमान नहीं है दोस्तों। जैसे कि हम अगर हमारा पूरा अर्थ ऐसे घुमाएं तो ये पूरे अर्थ पे इस तरीके से यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ये से ऐसे फैली हुई दोस्तों। ऐसे आपने देखा होगा ना वर्ल्ड में, अगर आप कुछ वेब देखते हैं तो उसमें इस तरह की रेखाएं होती है। तो इसमें जो ये वाली जो रेखाएं हैं उनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। और इन रेखाओं को हम अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं दोस्तों, अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं दोस्तों। ये चीज आपको क्लियर होगी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है, इसके बारे में पता होना चाहिए हमें। यही नहीं सिर्फ पढ़ना है कि इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है। तो हमारा जो 8 डिग्री 4 मिनट है वो यहां पे है, जो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और उत्तरतम बिंदु हमारा जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है दोस्तों। अब हमारा देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 68 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट। और हमारा जो सबसे पूर्वी वाला जो बिंदु है उसमें हमारा विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है दोस्तों। देशांतर विस्तार में हमारा क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट। पूर्वी देशांतर में कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि डिग्री के हिसाब से ये चीजों का हमारा पूरे देश में जिस तरीके से हमने देखा कि ग्लोब में इस तरीके से बांटा गया है, पूरे सब कुछ बांट दिया गया है, उस तरीके से हमने हमारा अक्षांशीय विस्तार को हमने इस तरीके से देखा है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं इसमें कि हमने और क्या क्या चीज इसमें पढ़ना है। तो भारत का जो भूगोल में हम देखते हैं कि इसकी जो लंबाई है टोटल,
है ना, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि जो टोटल लंबाई है हमारी जैसे कि हमने देखा यहाँ पे हमारी जो लंबाई है कि यहां से लेके ये हमारा उत्तर बिंदु हो गया दोस्तों, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा दक्षिणतम बिंदु हो गया, ये हमारा दक्षिणतम बिंदु हो गया, ये हमारा कौन सा बिंदु हो गया दोस्तों, ये हमारा दक्षिणतम बिंदु हो गया, और ये हमारा पूर्वी बिंदु हो गया दोस्तों, ये हमारा पश्चिम बिंदु हो गया। ठीक बात दोस्तों। अब इसमें हमारा जो यहां से उत्तर से कश्मीर टू कन्याकुमारी, वो गाना सुना होगा ना तुमने, कश्मीर टू में कन्याकुमारी, वो वाला जो सॉन्ग है, इसमें हमारी जो टोटल लंबाई है दोस्तों 2933 किलोमीटर। इतनी हमारी उत्तर से दक्षिणतम जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिणतम जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, वो हमारी है 2933 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 2933 किलोमीटर। उसके बाद जो हमारा पश्चिम से जो पूर्व की तरफ हमारी जो लंबाई है, इसमें थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, मेरे से थोड़ा सा गलत हुआ है, मैं इसमें माफी चाहूंगा। यहां पे हमारी जो उत्तर से जो पूर्वी तक हमारी जो उत्तर से जो दक्षिण तक हमारा जो टोटल है लंबाई है, वो हमारी जो हमारी लंबाई है वो 3233 है। 3233 है हमारी जो लंबाई है, वो 3233 है। उत्तर और ये दक्षिण, उत्तर दक्षिण, ये हमारा पूरब हो गया और ये हमारा पश्चिम हो गया दोस्तों। तो हमारा जो उत्तर से जो दक्षिण है वो 3233 हमारी जो 3214 है, और जो हमारी 2933 जो है हमारी, वो हमारी जो है पूरब से पश्चिम है दोस्तों। ये थोड़ा मुझे कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पे पढ़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद क्या है, 2933 है। उसके बाद हमारा जो है, अब इसके बाद जो हमारी आगे चीज जो आती है, वो हमने क्या देखेंगे कि हमारी जो उत्तर बिंदु जो है वो कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, हमारा पश्चिम बिंदु कौन सा है, इन सब बिंदु के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारा जो बिंदु है, उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु कौन कौन सा है। तो हम यह देखेंगे कि हमारे जो हम भारत के एक दिशा के हिसाब से अगर मैप को बताया जाए तो किस तरीके से देखते हैं कि हमारा उत्तर बिंदु कौन सा है। हमारा जो उत्तर बिंदु है वो हमारा उत्तर बिंदु इंदिरा कोल है। कौन सा है दोस्तों, इंदिरा कोल। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। पूर्वी बिंदु कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिमी बिंदु गौरमाथा, वो हमारा गुजरात में है। जैसे कि मैं अगर ऐसे ही मैप के थ्रू आपको बता दूं, मैं ऊपर भी आपको बता दूंगा, ये हमारा उत्तरी बिंदु होता है, ये हमारा दक्षिणतम बिंदु होता है, ये हमारा पश्चिम बिंदु होता है दोस्तों। कौन सा बिंदु होता है, ये हमारा पश्चिम बिंदु होता है, और ये हमारा पूर्वी बिंदु है। ठीक बात दोस्तों। अब आपको सबको पता रहना चाहिए, आपको पता भी होगा वैसे, कि उत्तर में हमारा जो है वो उत्तर में सबसे ऊपर अभी पॉइंट चेंज हो चुका है। जो उत्तरी बिंदु है वो हमारा अभी तक जम्मू कश्मीर हम बोलते आ रहे थे, अब लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो लद्दाख में आता है। लद्दाख क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें हमारा दक्षिणतम बिंदु उत्तरतम बिंदु स्थित है, तो वो लद्दाख है। उत्तर बिंदु में जो हमारा है वो कौन सा है, इंदिरा कोल है। ठीक है, इंदिरा कोल। कौन सा पॉइंट है दोस्तों, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहां पे है, वो लद्दाख में है, मैंने लद्दाख में है। और जो हमारा नेक्स्ट जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। आपको थोड़ा इसमें जानना होगा कि अगर आप देखते हैं कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पे है, तो वो इंदिरा जो पॉइंट है हमारा ग्रेट निकोबार में है। कहां पे है दोस्तों, वो ग्रेट निकोबार में है।
कहां पे है? ग्रेट निकोबार में। यह ध्यान रखना जरूरी है कि एक यूटी से लेके तो दूसरी यूटी तक हमारे दोनों के दोनों जो है पॉइंट सिचुएटेड है, यानी कि उत्तर में भी यूटी है और दक्षिण में भी यूटी है, ध्यान रहेगा। उसके बाद अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु में हमारा जो है किबिथु जो हमारा पॉइंट है वो है अरुणाचल प्रदेश में। क्या है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, हमारा प्यारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल, मैंने अरुणा लिखा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा जो है पूर्वी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु है हमारा गौर माता, गौर माता, जिसको मैं सही कर देता हूं, थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, गौर माता। ये हमारा कहां है? गुजरात में स्थित है दोस्तों। कहां पे है? तो 4 स्टेट आपको पता चल गए कि यहां पे लद्दाख है, लद्दाख, और यहां पे हमारा है अंडमान ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार के बाद हमारा जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो ये चारों पॉइंट आपको 4 स्टेट के नाम याद रखना है कि हमारा जो चारों स्टेट कौन कौन सी डायरेक्शन में अंतिम बिंदु पर स्थित है। ठीक दोस्तों, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा जो आगे का जो टॉपिक होने वाला है, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में वो जान लेते हैं। यह जानना बड़ा जरूरी है कि जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था ये कि इस अध्याय में हम भारतीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय सीमा जो कि पाकिस्तान से आई सीमा के बारे में नहीं, भारत की जो सीमाएं कितने स्थलीय सीमा से लगी हुई है, कितनी हमारी वाटर बॉडी से लगी हुई है ना, मतलब जलीय सीमा से लगी हुई है, उन सब के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। तो आपको हमारा भारत देश का मैप दिखाई दे रहा होगा, नक्शा दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इसमें बड़े अच्छे से मैप में सभी स्टेट दिखाई दे रहे होंगे, मुझे लगता है कि दिखाई दे रहे होंगे। और ये आपको पीपीटी फॉर्म में भी प्रदान कर दी जाएगी, अगर आप चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। वैसे ही आपको ये पीपीटी टेलीग्राम या कहीं भी जहां भी आप चाहेंगे अवेलेबल करवाई दी जाएगी। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो भारत की स्थलीय सीमा रेखा है कि जो कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। कैसे कि अगर हम देखें कि जो हमारी ये जो स्थलीय सीमा यहां से स्टार्ट होती है दोस्तों, कहां से स्टार्ट होती है? ये हमारी गुजरात से स्टार्ट होती है। स्थलीय सीमा कहां से स्टार्ट होती है? गुजरात से। मैं इसमें थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं क्योंकि दोनों के पेन के कलर क्या है कि सेम सेम हो रहे हैं, तो थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं अपन, ताकि थोड़ा सा क्या है हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। जैसे कि मैं यहां पे देखता हूं, यहां से हमारा गुजरात, राजस्थान, राजस्थान से होते हुए पंजाब, पंजाब से जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख से होते हुए हम यहां आते हुए हमारी जो ट्रेन चल रही है हिमाचल प्रदेश पहुंचते हैं, उत्तराखंड पहुंचते हैं, और उत्तराखंड से हम उत्तर प्रदेश। ये जो पूरी की पूरी जो सीमा दिख रही है आपको, ये हमारी स्थलीय सीमा से कनेक्टेड है। समझ रहे हो दोस्तों? ये हमारी जो टोटल सीमा है वो स्थलीय सीमा से कनेक्टेड है, यानी कि हम 15,200 किलोमीटर जो है हमारी रेखा वो कहीं ना कहीं हमारी स्थलीय सीमा रेखा को टच करती है। ये आपको दिख रहा है, यानी कि हम स्थलीय सीमा से कनेक्टेड है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि स्थलीय सीमा को टच कर रहे हैं और जलीय सीमा को भी टच कर रहे हैं, है ना। जैसे कि गुजरात एक ऐसा हमारा स्टेट है जो कि इधर तो क्या बोला स्थलीय सीमा से भी टच कर रहा है और जलीय सीमा के भी टच कर रहा है। तो ऐसे कितने स्टेट है? इधर हमारा जो है वेस्ट बंगाल भी है ना दोस्तों। ये हमारा अगर इधर देखेंगे तो इधर कोई सा नाम नहीं है, लेकिन गुजरात एक ऐसा है, और इधर हम वेस्ट बंगाल को भी देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल भी है। तो ऐसे हमें स्टेट के बारे में भी जानना है। कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि हमें पता होते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमारी जो टोटल लेंथ कितनी है दोस्तों? हमारी जो टोटल लेंथ है वो हमारी लेंथ है 15,200 किलोमीटर। ओके, तो ये हमारी स्थलीय सीमा रेखा है। कितनी है? स्थलीय सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा कितनी है? स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर हमारी स्थलीय सीमा रेखा को हमारा भारत टच करता है। अब भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई रेखा जो है, मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि सारी भूमि आ चुकी है। मुख्य भूमि की बात करें तो उसमें जो हमारी है वो 6,100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि यानी कि ये वाली की बात कर रहे हैं। उसमें सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है हमारा वो गुजरात है।
जो तट हम बात करें, क्योंकि इसका जो तट है ना वो बड़ा कटा पिटा सा तट है। यहां पे देखते हैं हम, तो ये जो है यहाँ पे कटा पिटा है ना, इसलिए हम देखते हैं कि ये जो सबसे ज्यादा जो लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है। और भारतीय द्वीपों में जो हम देखते हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और एक हमारा लक्षद्वीप समूह के साथ तटीय रेखा जो सीमा रेखा है, अगर हम बात करें ये जलीय सीमा की बात कर रहे हैं हम, तो जलीय सीमा रेखा में हमारा जो है, देखो ये हमने बात की स्थलीय सीमा रेखा की, अब हम बात कर रहे हैं तटीय रेखा की। तटीय रेखा यानी कि हमारा जो जल से लगे हुए कितने राज्य हैं, जल से लगने वाले कितने राज्य हैं, उनके बारे में हमें पता रहना चाहिए। ऊपर हमने देखा स्थल से लगने वाले राज्य, उसके बाद हम देख रहे हैं जल से लगने वाले राज्य। तो मुख्य भूमि से, यानी कि ये हमारी मुख्य भूमि है, लेकिन हमारे तो यहाँ पे लक्षद्वीप भी है और हमारा यहाँ पे अंडमान निकोबार भी है, तो ये मुख्य भूमि से कटा हुआ है ना, तो इसीलिए हमने बोल दिया कि जो हमारी मुख्य भूमि की लंबाई है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मुख्य भूमि कि तटीय लंबाई रेखा कितनी है, तो वो हमारी है 6100 किलोमीटर। लेकिन आपकी पूछ लिया जाए कि संपूर्ण कितनी है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह भी शामिल होते हैं, तो वो है 516.6 किलोमीटर, है ना। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो गुजरात की है। कितनी है? गुजरात की लगभग 1600 किलोमीटर के लगभग है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की भी बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की है। दोस्तों आगे बात समझ में, आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उससे जानने से पहले हमें फिर से मैं आपको बता दूं कि जो इसमें हमने बात की है कि टोटल हमारी जो कितनी सीमा रेखाओं से हमारा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों,